आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। किसी कारणवश काफ़ी समय से हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड्स नहीं हो रही थी। आज से आपको हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री और फिज़िक्स की डेली वीडियोस आपको मिलेंगी और हम लोग अपनी केमिस्ट्री का क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 इसमें पढ़ रहे थे, विलयन। इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर देख लिया था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि विलयन क्या होते हैं, विलयन के प्रकार, विलयन के अवयव और एग्जाम्पल वगैरह हम लोगों ने जाने थे। और अब हम इसमें पढ़ेंगे विलेयता या घुलनशीलता, कि विलेयता क्या होती है या घुलनशीलता क्या होती है। विलेयता को ही हम दूसरे नाम से घुलनशीलता के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं आखिर विलेयता क्या होती है, या इसी को हम घुलनशीलता भी कहते हैं। तो विलेयता का क्या मतलब होता है जैसे हमारे पास इसमें कोई विलायक है, ठीक। विलायक के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पानी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हमने पानी ले लिया और इस वाले बर्तन में हमने डाला है नमक। और नमक हमने कौन सा डाला है? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है नमक का कोई डेला हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, दूसरा बर्तन है हमारे पास, इसमें हमारे पास पानी है, ठीक। और इसमें हमने क्या किया, नमक का हमने क्या डाल दिया? नमक का पाउडर, नमक को पीसा और फिर उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, इस वाले बर्तन में इसमें जो पानी है इसमें हमने रॉक सॉल्ट मतलब डेले, एक नमक का डेला डाला है और इसमें हम लोग क्या किए हैं, नमक को पीस के डाले हैं। तो इसमें कौन सा नमक तेजी से घुलेगा पानी में? तो जाहिर सी बात है जो नमक का पाउडर है वो पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो पानी है, इस वाले पानी में, इस वाले बर्तन में नमक का पाउडर जो है ज़्यादा घुलेगा, जल्दी घुल जाएगा। और इस वाले बर्तन में क्या होगा, जो रॉक सॉल्ट हमने डाला है, नमक का डेला जो डाला है, उसको घुलने में टाइम लगेगा, है ना। थोड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमको रॉक सॉल्ट को घोलने में। इसमें बहुत आसानी से हम नमक को घोल सकते हैं, इसी को हम लोग विलेयता कहते हैं। तो यहाँ पर जो घुलनशीलता है, घुलने की जो कैपेसिटी है, ज़्यादा कहाँ है? आपका उससे ज़्यादा तो यहाँ पर है, इसी को हम लोग विलेयता कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ की विलायक में घुलने की क्षमता को विलेयता, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इसको लिख देता हूं, किसी पदार्थ की विलायक में घुलने की क्षमता को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। की क्षमता को विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ विलायक में जितनी आसानी से और जितनी जल्दी घुल जाएगा, उस पदार्थ की विलेयता उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विलेयता जल्दी होगी, मतलब नमक का जो पाउडर है वो पानी में जल्दी घुलेगा, एज अ कंपेरिजन रॉक सॉल्ट। ठीक, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आखिर इस विलेयता को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विलेयता को बढ़ा सकती हैं या विलेयता को घटा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगला हेडिंग डालेंगे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक।
ठीक, कारक कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो विलेयता को बढ़ाएंगे या फिर विलेयता को घटाएंगे, उनका हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हमें यहाँ पढ़ने हैं। ये निम्न होते हैं, ये निम्न हैं। कौन कौन से हैं, पहले सबको लिख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। सबसे पहला हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आखिर ताप का प्रभाव क्या होता है, मतलब किस प्रकार ताप पर विलेयता निर्भर करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव। पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति का प्रभाव। प्रकृति का प्रभाव। और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे समआयन प्रभाव। समआयन प्रभाव। ये 6 इफेक्ट हमें 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। तो ये 6 फैक्टर्स लिखे हैं। ये क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ की विलेयता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करेंगे। इनको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि कोई पदार्थ अगर स्लो घुल रहा है उसको तेज कैसे घुलना है। ठीक है, विलेयता हमें कैसे बढ़ानी है, कैसे घटानी है, मतलब विलेयता को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले आप ये नोट करेंगे। फिर सबसे पहला हम लोग इसमें कारक पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला कारक हम लोग इसमें पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। कि ताप का प्रभाव विलेयता पर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने इसमें क्या ले लिया, अपने पास एक बर्तन है और इस बर्तन में कोई विलायक है। विलायक कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पानी ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, ऊपर से डाल दी चीनी। ठीक है, हमने इसमें चीनी डाल दी। और दूसरा बर्तन है हमारे पास। दूसरे बर्तन में हमने क्या किया, इसमें विलायक है और इसमें भी हमने क्या डाल दी, चीनी। ये कोई विलायक है, पानी मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कुछ भी हो सकता है विलायक के स्थान पर। और इसको हमने क्या किया है, इस वाले बर्तन को नीचे से गर्म कर दिया। इसको चूल्हे पर रख दिया हमने। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से वाले बर्तन में चीनी जल्दी घुलेगी। क्या इस वाले बर्तन में चीनी जल्दी घुल जाएगी कि इस वाले बर्तन में चीनी जल्दी घुलेगी? तो जवाब आएगा सर, इस वाले बर्तन में चीनी जल्दी घुल जाएगी क्योंकि हम इसको गर्म कर रहे हैं, है ना। तो आखिर गर्म करने से ऐसा होता क्या है जिससे चीज़ें आपस में जल्दी मिक्स हो जाती हैं? ऐसा क्या होता है? देखिए होता क्या है, चीनी यहाँ पर भी घुलेगी, लेकिन होगा क्या, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा घुलने में। और यहाँ पर जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो जैसे जैसे ये बर्तन गर्म होगा, चीनी की घुलने की जो क्षमता है वो तेज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर चीनी जल्दी घुलेगी, यहाँ पर विलेयता ज़्यादा है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्यों बढ़ती है ये समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से इसको क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसको क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है।
अब वो ऊष्मा क्या है, इसमें जो विलायक के कण और जो विलेय के कण हैं वो ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जब ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेंगे तब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, इसमें ये जो कण होंगे वो क्या करेंगे, गति करने लगेंगे अंदर ही अंदर, एक दूसरे से गति करेंगे। तो गति करने से होगा क्या, ये एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा के जो कण होंगे वो आपस में टूट जाएंगे। और जब कण टूटेंगे तो कण छोटा हो जाएगा, जिससे वो आपस में आसानी से मिल जाएंगे और फाइनली इसकी जो विलेयता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर पदार्थों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप विलेयता भी बढ़ जाती है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ताप बढ़ाने पर पदार्थों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ताप बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो साथ साथ विलेयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर हम बात करें किसी गैस की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमने किसी गैस को घोला है किसी द्रव में, अगर हम किसी गैस को किसी लिक्विड में घोल रहे हैं, आप सोचो हमारे पास कोई गैस है, उसको अगर हम पानी में घोल रहे हैं तो इसमें उल्टा होता है, गैस के केस में उल्टा होता है। अगर आपने किसी भी गैस को द्रव में घोलना चाहते हो और अगर आपने उस बर्तन को गर्म कर दिया, अगर उसका आपने ताप बढ़ाया, तो बच्चों उसकी विलेयता क्या होती है, उसकी विलेयता क्या होती है, घट जाती है। विलेयता क्या होती है, घट जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी गैस को द्रव में घोलते हैं, ये केवल गैसों के लिए अप्लाई होती है ये बात, जब हम किसी भी गैस को किसी द्रव में घोलेंगे तब अगर आपने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घट जाएगी गैसों के केस में। मैं आपको समझा सकता हूँ ये वाला पॉइंट, जैसे कोल्ड ड्रिंक में हमारी क्या होती है, CO2 गैस होती है और CO2 गैस को पानी में घोल के हम लोग क्या बनाते हैं, सोडा वाटर। अब वो जो सोडा वाटर है, अगर आप उस बॉटल को धूप में रख दोगे तो गैस और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कोल्ड ड्रिंक पीने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बॉटल को उठा के फ्रिज में रखते हैं, जिससे क्या होती है, गैस जो है वो द्रव में आसानी से घुल जाती है, ठीक है। तो ये केवल गैसों के केस में ही ऐसा होता है, आपको याद रखना है ये। और ये गैसों का द्रव में घुलने का एक नियम है, ये हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम केवल इसी संदर्भ में दिया गया था कि किसी भी गैस को द्रव में घोलने के लिए कौन कौन सी हमें सावधानी बरतनी है। तो फिलहाल हम वहाँ ये पढ़ेंगे, जब हेनरी का नियम आएगा तब वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, अगर आप किसी भी गैस को द्रव में घोल रहे हो, अगर आपने उसका ताप बढ़ाया तो विलेयता घट जाएगी, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद कोई से भी विलयन हो हमारे पास, कोई सा भी, जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी ठोस को द्रव में घोल रहे हो, किसी ठोस को आप किस में घोल रहे हो, द्रव में। कोई भी ठोस हो सकता है, अगर आप उसको द्रव में घोल रहे हैं, अगर आपने उसका ताप अगर आपने बढ़ाया तो साथ साथ उसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी। लेकिन गैसों के केस में मामला उल्टा होता है,
ठीक है, तो आई होप आपकी अच्छी से समझ में आ गया होगा। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विलेयता बढ़ती है, क्योंकि जो पदार्थ हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन गैस को अगर द्रव में घोलने की बात करेंगे तब ये उल्टा हो जाएगा मामला। ठीक, उसके बाद हम इसमें दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव। उससे पहले आप क्या करो, इसको नोट करो, फिर हम लोग इसमें दूसरा पढ़ते हैं। इसमें दूसरा इफेक्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जैसे हम लोग क्या करें, एक नमक का डेला ले लें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, अपने पास ये नमक का एक डेला है, ठीक, इतना बड़ा ये कोई नमक का डेला है कोई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस नमक के डेले को पीस दिया। एक साबुत नमक था रॉक सॉल्ट, उसको हम लोगों ने पीस दिया। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एक नमक के डेले को पीस देंगे तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा। तो जो डेला है ना, उसको पीसने के बाद में उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हम एक नमक का डेला लें और उसको अपने हम हाथ के हथेली पर रखें अगर, तो वो लगभग आपकी इतनी जगह को घेरेगा, इतनी जगह लगभग घेर लेगा। ये मान लेते हैं इतनी जगह उसने घेर ली। और जब आप इसी डेले को पीस दोगे तो पीसने के बाद क्या होगा, आपकी ये पूरी की पूरी हथेली जो है, पूरी की पूरी जो हथेली है ये उस नमक से बिल्कुल भर जाएगी। ठीक है, तो ये हथेली क्या है, पूरी भर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम नमक के डेले को पीस देंगे तो पीसने के बाद क्या होता है, चीज़ों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, चीज़ों का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा जगह घेरेगी, है ना। नमक का डेला आप छोटी सी जगह में रख सकते हो आसानी से, लेकिन जब हम नमक को पीस देंगे तो फैल के इतना हो जाता है वो, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसको समझते हैं हम लोग। अपने पास ये दो तरह के बर्तन हैं, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। इसमें भी कोई विलायक है और इसमें भी कोई विलायक है। ठीक, हमने क्या किया, इसमें नमक डाला, इसमें जो हमने नमक डाला है वो रॉक सॉल्ट डाला है, मतलब साबुत नमक। तो नमक जब हम डालेंगे तो वो डेला यहाँ आके आपको दिखेगा, ये यहाँ पर पहुँच गया ऐसे। ठीक है, और इस वाले बर्तन में हमने क्या किया है, नमक का पाउडर डाला है, नमक का पाउडर, नमक का पाउडर। तो नमक का पाउडर ही आ गया। अब हम अपना कॉमन सेंस लगा के ये बताइए कि इन दोनों में रॉक सॉल्ट या फिर नमक का पाउडर, कौन सा नमक जो है इस विलायक में तेजी से घुलेगा। तो जवाब आएगा सर ये नमक का पाउडर जो है वो तेजी से घुल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ नमक, एक रॉक सॉल्ट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा कि पिसे हुए नमक का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। आप कहोगे सर नमक जब पिस जाएगा तब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा जगह में फैल जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं पदार्थों का, अगर हम पदार्थों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो साथ साथ में क्या होगा बेटा, विलेयता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, पदार्थों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पदार्थों का क्षेत्रफल, पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर विलयनों की विलेयता भी बढ़ जाती है, विलयनों की विलेयता भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसमें तीसरा इफेक्ट देखते हैं। तीसरा इफेक्ट हमारा क्या है इसमें, सांद्रता का प्रभाव। कौन सा इफेक्ट है,
सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। अच्छा, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, 2 किलो, 5 किलो, 2 ग्राम, 5 ग्राम, मतलब इसको बोलते हैं सांद्रता। ठीक, अब देखते हैं ज़्यादा अगर हमारे पास सांद्रता है तब क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा गिलास है। ठीक है, ये छोटा सा एक गिलास है और ये अपने पास एक बड़ी वाली बाल्टी है। ठीक, ये मैंने बाल्टी बना दी और ये हमारे पास एक ड्रम है। ठीक, ये बाल्टी है, ये ड्रम है। ड्रम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये अपने पास एक ड्रम है और ये एक बाल्टी है और ये एक छोटा सा गिलास है। इसमें हमने क्या किया, विलायक को भर दिया। ये विलायक है, इसमें पानी ले सकते हो। ठीक, इसमें भी हमारे पास पानी है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास पानी है। ये हमारे पास पानी है। तो पहले तो ये बता दें कि इन तीनों में पानी की सांद्रता ज़्यादा कहाँ है, पानी की मात्रा कहाँ ज़्यादा है। आपका उसे ड्रम में पानी ज़्यादा आएगा, उसके बाद फिर गिलास में आएगा, उसके बाद बाल्टी, और फिर सबसे कम पानी किस में है, गिलास में। अब इसमें हम कुछ घोलना चाह रहे हैं। इसमें हमने डाली चीनी। ठीक है, इसमें भी हमने चीनी डाल दी और इस वाले में हमने क्या डाल दिया, चीनी को डाल दिया। इन तीनों बर्तनों में हमने चीनी को डाल दिया। तो क्या लगता है आपको, कौन से बर्तन में चीनी को आसानी से घोला जा सकता है? किस बर्तन में आप घोल सकते हैं? अब देखो, घोलने के कुछ तरीके हो सकते हैं। आप हो सकता है इसमें किसी चीज़ से चलाओ, इसको ऐसे घुमाओ पकड़ के, ऐसे भी घोल सकते हैं ना आप। इसको ऐसे चला के भी घोल सकते हो। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, इसके नीचे इसको टेम्परेचर दे सकते हो, मतलब इनको गर्म कर सकते हो। आपको ये बताना है इन तीनों में किस जगह, कौन से बर्तन में चीनी को घोलना आसान होगा, किस में चीनी हम जल्दी घोल सकते हैं। अच्छा, अगर आप बात करो इसकी, एक ड्रम की अगर हम बात करें, अगर आप इसको ऐसे चला के घोलना चाह रहे हो तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे चलाने में पानी ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको ऐसे चलाने में, चीनी को घोलने में। क्योंकि चीनी जो होगी वो हो सकता है एक साइड में कहीं जाके इकट्ठी हो जाए। तो ऐसे जब हम चलाएंगे इसको किसी डंडे से या किसी यंत्र से, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। अगर आप सोच रहे नहीं सर मैं इसको गर्म करूँगा, तो इसको जब तक हम इस ड्रम को गर्म करेंगे ना, उतने समय में ये गिलास में चीनी पता नहीं कब की घुल चुकी होगी। क्योंकि ये गिलास में चीनी जो है, अगर हम गर्म करके घोलना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी से ये गिलास गर्म होगा और चीनी घुल जाएगी। इसको अगर आप गर्म करोगे तो काफ़ी देर में तो ये ड्रम ही गर्म होगा, उसके बाद फिर चीनी गर्म होगी, तब जाके कहीं चीनी घुलेगी। तो कहने का मतलब यह है, इन तीनों में सबसे आसान तरीके से जल्दी अगर हम चीनी घोल सकते हैं तो वो गिलास में घोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे कम मात्रा किसमें है, गिलास में। यानी सांद्रता जब घटती है तब विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको समझाने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, पदार्थों की सांद्रता बढ़ाने पर विलयनों की विलेयता घट जाती है। ठीक, जितना ज़्यादा मटेरियल लेंगे उतना ज़्यादा घोलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, दाब का प्रभाव। तो पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। चौथा इसमें प्रभाव है दाब का प्रभाव। तो पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे इसको। जिन विलयनों का संपीड़न
व प्रसार हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है उन विलयनों की, उन विलयनों की विलेयता, उन विलयनों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर दो शब्द आए हैं कि संपीड़न व प्रसार। ठीक, संपीड़न व प्रसार। संपीड़न का मतलब क्या होता है, प्रसार का मतलब क्या होता है? देखो, हर विलयन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब का प्रभाव केवल उन्हीं विलयनों पर पड़ेगा जिन विलयनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, संपीड़न कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। अब संपीड़न और प्रसार ये केवल संभव होता है गैसों का। किसका संभव होता है? केवल गैसों का। संपीड़न का मतलब क्या होता है, प्रसार का मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, ढेर सारी गैस को, ज़्यादा गैस को एक छोटे से कंटेनर में क्या कर दें, भर दें। जैसे आपके पास परफ्यूम की जो शीशी होती है, परफ्यूम की जो बॉटल होती है, उसमें आप देखना एक छोटी सी बॉटल होती है और उसमें ढेर सारी गैस को कंप्रेस करते हैं। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेस करना। ठीक है, तो हम ढेर सारी गैसेस को उस बॉटल में कंप्रेस कर देते हैं। ठीक, और जैसे आप उस बॉटल को पकड़ के दबाते हो तो सारी गैसें क्या होती हैं, पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जाती हैं। तो किसी चीज़ का छोटी सी जगह से निकल के फैलना, सब में फैल जाना, ये कहलाता है प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलना, एक्सपेंड होना। और संपीड़न का मतलब होता है क्या, कैद होना। ज़्यादा चीज़ को हम छोटी सी जगह में कैद कर लें, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न कहते हैं। जैसे आपने एक सीरियल देखा होगा, पहले वो आता था अलाउद्दीन वाला, एक नाटक आया करता था जिसमें वो चिराग दिखाते थे। तो चिराग को रगड़ने पे क्या होता था, छोटे से चिराग से रगड़ने पे क्या होता था, एक बड़ा सा जिन प्रकट होता था। मतलब एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चिराग को रगड़ने से एक बड़ा सा जिन क्या होता था, प्रकट होता था। मतलब चिराग इतना बड़ा और जिन कितना बड़ा होता था कि उसको ऐसे देखना पड़ता था ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, जब वो चीज़ छोटी जगह से निकल के है तो उसे हम लोग छोटी जगह में फिट हो जाती है, कहते हैं हम लोग संपीड़न गैसों और मात्रा कहना ये है, आपका उन्हीं विलयन गैसों। जैसे मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कोई विलयन किसी ठोस पदार्थ को हमने ठोस में मिलाया, विलयन बना दिया। ठोस पदार्थ ठोस में मिलाएंगे तो ठोस विलयन बनेगा हमारा। ठोस है। अब जैसे आप एक ईंट को क्या पदार्थ विघटन हो सकता है। अगर ठोस का ठोस हमने बढ़ाया तब इन इफेक्ट नहीं, विलेयता पर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो संपीड़न भी नहीं होता, नहीं ऐसा इसमें है। तो हमारा कैसे विलयन बनेगा? अब आप सपोज करिए हमने अपने घर पे शरबत बनाया 10 लीटर शरबत बनाया। अब उसको हमें घर से कहीं दूर ले जाना है बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
आप चाह रहे हो मैं ये 10 लीटर शरबत एक छोटी सी 2-2.5 लीटर की बोतल के अंदर रख दूं, क्या रख सकते हैं आप? नहीं रख पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि द्रवों का भी संपीड़न व प्रसार नहीं कर सकते हैं आप। ना संपीड़न हो सकता है और ना ही प्रसार हो सकता है। ना ठोस का संपीड़न व प्रसार होता है, ना द्रवों का होता है। अगर ऐसे विलयन है हमारे पास द्रव का द्रव में, अगर आपने इसका दाब बढ़ाया तो विलेयता पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला बच्चों नहीं है। तीसरी बात, अगर हमने ले ली कोई गैस, ठीक है, और गैस को किसी गैस में घोल दिया तो कैसा विलयन बनेगा हमारा? गैसीय विलयन मिलेगा। हाँ, गैसों का हम लोग प्रसार कर सकते हैं। आप देख सकते हो छोटी सी परफ्यूम की शीशी होती है, कितनी ढेर सारी गैसेस उसके अंदर भरी होती हैं। तो इसका अगर आप दाब बढ़ाओगे, अगर आपने दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा? ऐसे विलयनों की विलेयता क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दाब वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे देखेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है इसमें? विलेय व विलायक, विलेय व विलायक की प्रकृति का प्रभाव। विलेय व विलायक की प्रकृति का प्रभाव। ठीक है, प्रकृति का प्रभाव। ठीक, इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं इसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे पदार्थ होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। आपके पदार्थ जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो आपका पदार्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय। कौन से पदार्थ? ध्रुवीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर। और दूसरे जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो होते हैं आध्रुवीय। कौन से होते हैं ये? आध्रुवीय। इनको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पोलर। तो यहीं पर मैं इनको एक लाइन में डिफाइन भी कर देता हूं, ध्रुवीय क्या होते हैं और आध्रुवीय क्या होते हैं। बहुत सिंपल है। ध्रुवीय हमारे क्या होते हैं? जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय। तो ये वाले फिर क्या होंगे? जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, तो जो पदार्थ अपने आयन में टूट गए वो ध्रुवीय, और जो नहीं टूटे वो अध्रुवीय। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ पदार्थ लिख रहा हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ ध्रुवीय है, कौन सा अध्रुवीय है? जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक पदार्थ ये लिखा, यहाँ पर जल लिखा। ठीक है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये बताना है कैसा पदार्थ है, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया नमक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, नमक। ठीक है, तीसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका यूरिया लिख दिया। इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट मैंने लिखा इसमें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, और कुछ ले लेते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ ले लिया एसीटोन CH3COCH3। ये हमारे पास कुछ पदार्थ हैं। अच्छा, एक चीनी भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, चीनी। इसका फार्मूला होता है C12H22O11। नेक्स्ट है हमारा इसमें
C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। अभी मैंने यहाँ इतने ढेर सारे पदार्थ लिखे हैं, हमें इसमें यह पहचान करना है कि सर कौन से हमारे ध्रुवीय हैं और कौन से हमारे अध्रुवीय हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको पहचान बता रहा हूँ, जैसे हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ हमारा ध्रुवीय है और कौन सा पदार्थ हमारा अध्रुवीय है। वो पहचान हर जगह तो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं होगी, लेकिन आप काफ़ी हद तक उसमें जो है पहचान सकते हो। अगर किसी भी पदार्थ का जो सूत्र है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है बेटा हमारा किससे, कार्बन से या फिर नाइट्रोजन से, किससे स्टार्ट हो रहा है, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है या नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो पदार्थ क्या होंगे, हमारे ध्रुवीय होंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये वाली बात हर जगह अप्लाई होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन सभी में हम इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी आपका जो भी लेवल है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इनको देख के ही बता सकते हो कौन से हमारे ध्रुवीय हैं और कौन से हमारे अध्रुवीय हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जितने भी हमारे एसिड्स और बेस होते हैं, अम्ल या क्षार होते हैं, वो सब हमारे ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। सब क्या होते हैं, हमारे ध्रुवीय होते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है जिसमें बेटा प्लस का पता चल जाए, हमें माइनस का पता चल जाए, मतलब धनात्मक आयन कौन सा है, ऋणात्मक आयन कौन सा है, इससे हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की अगर आप पहचान कर सकते हो तो वो ध्रुवीय होगा। और एसिड और बेस, अम्ल और क्षार तो आपके हमेशा ध्रुवीय होते हैं। अब जैसे सबसे पहला हमारा लिखा है जल, अब हमें जल का पता लगाना है कि ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। तो C और N से तो स्टार्ट है ही नहीं हमारे ये, तो ये पानी हमारा कैसा हो जाएगा, ये एक ध्रुवीय पदार्थ हो जाएगा, सही है। मतलब ये टूटेगा, ये अपने आयनों में टूटेगा। पता कैसे टूटेगा, ये H2O जो होता है ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, इसका H अलग हो जाता है और ये OH माइनस अलग हो जाता है। तो आप देखो H प्लस आयन, OH माइनस आयन, तो H2 और OH2O, मतलब दोबारा से वही बन जाएगा ये। अब जैसे NaCl की अगर मैं बात करूँ तो ये Na है और ये N है, मतलब नमक में क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ध्रुवीय हो जाएगा। नमक जब हम तोड़ते हैं ना, तो हमारा ये जो NaCl है ये ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे टूट जाएगा ये। HCl की अगर मैं बात करूँ, ये यूरिया वाला रहेगा, ये देखिए इसकी स्टार्टिंग हो रही है N से, तो अगर N से स्टार्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये अध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। HCl हमारा एक तरीके से अम्ल है, और अगर अम्ल नहीं भी आता है समझ में तो आप ये वाले बात अप्लाई कर सकते हो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, हमारा ध्रुवीय कैटेगरी में आएगा, ठीक। ये भी हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा एक ध्रुवीय कैटेगरी में आएगा। ये हमारा कैसा होगा, आपका होगा सर ये आपका अध्रुवीय हो गया, ठीक है, ये आपका अध्रुवीय हो गया। ये वाला भी आपका क्या हो गया, अध्रुवीय हो गया, ठीक। और ये वाला भी आपको क्या हो गया, अध्रुवीय हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके पदार्थ। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, विलेयता का प्रभाव पढ़ रहे हैं, विलेयता पढ़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम लोग किसी पदार्थ को ध्रुवीय में घोलेंगे तब विलेयता बढ़ेगी, या फिर अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलेंगे तब भी विलेयता बढ़ेगी। मतलब समान प्रकृति के पदार्थों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलोगे जल्दी घुलेंगी चीज़ें, अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलोगे जल्दी घुलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको बताने का कॉन्सेप्ट था। जैसे अगर हम लोग, जल हमारा कैसा है, ध्रुवीय है, नमक हमारा कैसा है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय घोलोगे तो विलेयता बढ़ेगी। आपने एक ध्रुवीय ले लिया, एक अध्रुवीय ले लिया, तो विलेयता कम हो जाती है, चीज़ें जो हैं लेट घुलती हैं, देर से घुलती हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलना आसान होता है और अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलना आसान होता है, ठीक। तो पहले आप ये सब लिखेंगे और इसके नीचे मैं फ़िलहाल यहाँ लिखूँगा, आप लोग ये सब लिखने के बाद इसके नीचे से लिखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्रुवीय को सिंपल सी एक लाइन लिख देता हूँ बेटा, समान प्रकृति के पदार्थों को समान
प्रकृति वाले पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, नंबर 1, अगर हम लोग किसी ध्रुवीय को किस में घोल दें, किसी ध्रुवीय में घोल दें, तो बताइए विलेयता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी घुलेंगी चीज़ें कि स्लो घुलेंगी? तो विलेयता हमारी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी समान हैं। नंबर 2, एक है हमारा अध्रुवीय और दूसरा भी हमारा कैसा है? अध्रुवीय। इस बार क्या होने वाला है? आप कहोगे सर इस बार भी विलेयता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि दोनों की जो प्रकृतियां हैं बेटा वो कैसी हैं? इक्वल हैं। ठीक है ना। और तीसरी बात अगर मैं बात करूं, एक हमारा ध्रुवीय है और एक हमारा अध्रुवीय है। ठीक है। तो क्या होता है बेटा, इस समय इस कंडीशन में इनको घोलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तब जो इनकी विलेयता होगी ना बेटा, विलेयता क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक। तो समान प्रकृति वाले पदार्थों की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं अच्छे से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें लास्ट हमारा प्रभाव रह गया है सम आयन प्रभाव। ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ सम आयन प्रभाव। देखिए सम आयन प्रभाव क्या होता है? सम आयन प्रभाव सम आयन प्रभाव, ये 6 पॉइंट है। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव मतलब क्या होता है? देखिए समझिए इसको। इसमें कोई विलायक है, इसमें कोई विलायक है, ठीक है, और हमने इसमें ऊपर से डाला है NaCl, नमक डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? नमक डाल दिया। तो होता क्या है, नमक जब हम इस विलायक में डालेंगे तो नमक क्या होगा? एक ध्रुवीय पदार्थ है। नमक कैसा है? एक ध्रुवीय पदार्थ है। तब ये नमक क्या होगा? ये हमें देगा बेटा Na+ आयन और साथ साथ Cl- आयन। ठीक है। Na+ आयन देगा, Cl- आयन देगा। कारण ये है क्योंकि नमक जो है ना एक ध्रुवीय है। ध्रुवीय क्या होते हैं? जो अपने अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। देखो होता यही है, अगर हम नमक डाल रहे हो तो यही होता है, वो अपने आयन में टूटता है, फिर जाके घुल जाता है वो। अब हमने क्या किया, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? AgCl डाल रहे हैं हम लोग इसमें, AgCl। और AgCl जो है ये भी हमारा एक ध्रुवीय पदार्थ है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग? ये टूटता है Ag+ और Cl-। ठीक। अब हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं? सम आयन प्रभाव। सम का मतलब समान, आयन मतलब आयन, मतलब ऐसा आयन जो समान है। अब आप इन दोनों पदार्थों में बताओ कुछ ऐसा है आयन जो समान है? आप कहोगे सर इसमें भी Cl- है और सर जी इसमें भी Cl- है। दोनों में ये चीज समान है, कॉमन है। सम का मतलब क्या होता है? कॉमन, इक्वल, समान। अगर हम नमक की सांद्रता बढ़ा दें, नमक की सांद्रता को बढ़ा दें, तो हमारा कौन सा आयन बढ़ेगा? Cl- आयन बढ़ेगा। या फिर हम AgCl की सांद्रता बढ़ाएं तब भी हमारा कौन सा आयन बढ़ेगा? Cl- आयन बढ़ेगा। मतलब अगर हम नमक बढ़ाएंगे इस विलयन में तब भी हमारा Cl बढ़ेगा, और अगर ये AgCl बढ़ाएंगे तब भी हमारा Cl बढ़ेगा। अब आप गौर कीजिए, एक चीज बहुत ज्यादा हो गई है और एक चीज बहुत कम है, तो क्या उनको घोलना पॉसिबल है? नहीं घोल सकते ना आप। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक कमरे में क्या हूं, अफ्रीका के
काले काले लोग बैठे हों, 50-60 लोग, ठीक है। अब उनके बीच में कोई इंग्लैंड का अगर गोरा आदमी अगर आप बिठाल दोगे तो वो 50 लोगों में एक जो आपने सफ़ेद आदमी, गोरा आदमी जो बैठाया है वो बिल्कुल आपको अलग ही दिख जाएगा। कारण बेटा ये है क्योंकि एक सांद्रता मतलब एक संख्या बहुत ज़्यादा है और एक संख्या बहुत ही कम है। तो जब भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो और एक चीज़ बहुत कम हो तो चीज़ें आप आसानी से नहीं घोल सकते हो, अलग अलग रहेंगी बेटा वो। तो कहने का बेटा मतलब ये सम आयन की उपस्थिति में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डायग्राम बनाना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सम आयन की उपस्थिति में, सम आयन की उपस्थिति में विलयनों की विलेयता घट जाती है, ठीक है। विलयनों की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने विलेयता समझी और विलेयता को प्रभावित करने वाले 6 कारक हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि विलेयता को परिभाषित कीजिए और इसको प्रभावित करने वाले 2 कारकों का अध्ययन कीजिए या 3 कारकों के बारे में समझाइए, या वो आपको एक नाम से दे सकता है कि दाब का प्रभाव समझाइए या फिर ताप का प्रभाव समझाइए विलेयता के ऊपर। इस तरीके से आपसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विलेयता वाला हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रभाव में, तो आप उसको पूछिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू।